फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। पर इससे पहले कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जानें, हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कैसे बनते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, इन सब के बारे में बताने के लिए जो थ्योरी की बात हम कर रहे थे वो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पर ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। कॉम्प्लेक्स बनाने की जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था वो दिया था बर्नर ने। बर्नर ने अपने उपसह संयोजकता के सिद्धांत के द्वारा संकुल निर्माण की यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन दिया था। पर वो उतना सटीक नहीं था, तो इसके बाद आया सिजविक ने अपना सिद्धांत दिया जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की व्याख्या की। और सिजविक भी बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स के बनने को नहीं समझा पाए, तो उसके बाद आया एल पॉलिंग ने अपना सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ कमियां थी, तो उसके बाद आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अभी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या है और उस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें क्या कमियां थी। तो एक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, तो एक बहुत ही मशहूर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसमें आपको ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो जनरली आप कॉम्प्लेक्स को पहचानते कैसे हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से ही पहचानते हैं। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जो अपने चारों ओर लिगेंड से घिरा होता है। लिगेंड क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये जो Cn है ना, तो कितने Cn है, 6 Cn है जो सेंट्रल मेटल आयन को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इन्हें हम कहते हैं लिगेंड। और जितने लिगेंड उस सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर से हमारे लिगेंड, मतलब इतने लिगेंड उसमें जुड़े हुए हैं, उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं, और जिस स्फीयर में उसको घेरे रहते हैं उस स्फीयर को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आपको याद आ गया होगा कि एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है ना। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो नॉन आयनाइजेबल होता है, मतलब अंदर जो आयंस हैं उनको आप तोड़ नहीं सकते हो। साथ में इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसके आधार पर उसको सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे आयन बाहर से आकर अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स था। अब ये कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच क्या रिलेशन होता है, क्यों ये स्टेबल होते हैं, क्यों किसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किसी की स्टेबिलिटी कम होती है, इसे बताने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। तो एल पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने भी एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। किसने दिया था, पॉलिंग ने इस सिद्धांत को दिया था। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि ये सिद्धांत क्या है, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर थोड़ी सी कुछ कमियां थी। तो पहले हम इस सिद्धांत पर एक नजर डालते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है ना, उसके पास कई सारे खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके पास कई सारे खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये सिद्धांत कहता है कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन के इन डी ऑर्बिटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो जो लिगेंड है वो इन सेंट्रल मेटल आयन के खाली डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देता कैसे है, तो जो सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल है और लिगेंड के ऑर्बिटल है, इनके बीच क्या होती है, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच होगी ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ये थ्योरी कहती है कि आपका
कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो ये डी ऑर्बिटल्स आपस में sp आदि के साथ क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं और उसके बाद लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर हम कहना ये चाह रहे हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है ये बॉन्ड टोटली कोवेलेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है। तो ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पर इस थ्योरी में हालांकि इसने कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और काफी समय तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा, पर इसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, चलिए आइए जानते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में यदि अंतर है या हम कहें कि मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर में अंतर होने पर जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाती। फिर ये थ्योरी जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके रिएक्शन की रेट में भी अंतर नहीं समझा पाती कि क्यों कोई कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी रिएक्शन करता है जबकि उसी लिगेंड से बना दूसरा कॉम्प्लेक्स बहुत स्लो स्पीड से रिएक्शन करता है। तो उनके आपेक्षिक वेग का स्पष्टीकरण इस थ्योरी के द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर ये थ्योरी जब चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है तो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करती है और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ किसको, कक्षक जो उसकी ऑर्बिटल का मोमेंट होता है उसको काउंट नहीं करती, सिर्फ स्पिन मोमेंट को काउंट करती है। यानी कि हम जानते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो तरीके से घूमता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर और दूसरा अपनी एक्सिस के चारों ओर भी घूमता है, जिसके कारण उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इस थ्योरी में इसके जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसको बहुत ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया गया। इसके बाद जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये कहती है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, साथ ही वो कलर्ड भी होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर कॉम्प्लेक्स के कलर और उसके मैग्नेटिक मोमेंट की व्याख्या की जाती है। तो यानी कलर और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनमें भी कुछ रिलेशन होना चाहिए, उनमें भी कुछ क्वालिटेटिव रिलेशन होना चाहिए या हम कहें क्वांटिटेटिव रिलेशन होना चाहिए। तो क्या रिलेशन है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाती। साथ ही ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और शायद क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है उसका जो अनुचुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म होता है, वो कम हो जाता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है इसके बारे में भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाती। तो इस तरीके से ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल और लिगेंड के बस क्वालिटेटिव एनालिसिस करती है, उनके बीच के क्वालिटेटिव रिलेशन को, उनके गुणात्मक संबंधों को तो बताती है, पर परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव निष्कर्ष हमें यहाँ पर नहीं मिलते। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इन कमियों को दूर करने के लिए फिर आई हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CFT, जिसका फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले एच ब्रीदे और आइवन ब्लैक ने किया था। किसने किया था? आइवन ब्लैक ने। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने अलग अलग रूप से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की व्याख्या की और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल्स पर लागू की गई थी, उसके बारे में बता रही थी, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि एक जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, कॉम्प्लेक्स हम किसे कहते हैं, तो वास्तव में वो सेंट्रल मेटल आयन और उसके चारों ओर उपस्थित लिगेंड के बीच का इंटर रिलेशन है।
मतलब उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको प्रदर्शित करता है, और इस रिलेशन को, इंटर रिलेशन को ही हम क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट कहते हैं। तो इस सिद्धांत के यदि हम मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें जो लिगेंड होता है उस लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना गया कि ये लिगेंड क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं, और ये मेटल आयन के पास जब जाते हैं तो अपने निगेटिव सिरे से मेटल आयन के पास जाते हैं। इसका मतलब जो हमारा मेटल आयन है वो पॉजिटिव नेचर का है और लिगेंड जो है वो निगेटिव ओर से इसकी ओर जा रहा है, तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा वो प्योरली आयोनिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, आयोनिक नेचर का होता है। जबकि देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है, जो इंटरेक्शन होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिल्कुल अपोजिट है, जो ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो अट्रैक्शन हो रहा है वो आयनिक नेचर का होता है।